नमस्कार, आप सभी को राम राम। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था हमने उसे कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत के बारे में। ये 9th में भी है, 11th में भी है और इस पे कुछ एडवांस लेवल तक जाएंगे। और यहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप सिली मिस्टेक कर जाते हैं। और मिस्टेक तो मिस्टेक है, चाहे आप बड़ा मिस्टेक करें छोटा मिस्टेक करें, आपने गलती कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ तक फिर वो गलत है तो गलत है, ठीक है। तो अपन देखेंगे अब यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर। तो देखिए, जीव जगत है। जीव जगत मतलब जो लिविंग का संसार है ना, ये पूरा दुनिया जहाँ कौन रहते हैं, सजीव रहते हैं, जहाँ वह हैं जो जिंदा हैं। तो उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, संसार में जो भी उपस्थित है उसे हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन होगा, जो सजीव होगा, जिसमें जान होगा, और दूसरा क्या होगा, जिसमें जान नहीं है। जैसे मैं अभी हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड है, ये पेन है, ये कैमरा है, इसमें क्या जान नहीं है और मुझमें जान है। तो मैं क्या हूँ, सजीव हूँ। बाकी ये सब क्या हो गया, निर्जीव हो गया। तो इस प्रकार हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जितनी भी वस्तु है उन सबको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन, जो सजीव है, दूसरा कौन, जो निर्जीव है। सजीव यानी जीव, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, लिविंग, और हिंदी में नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखिए, जिसमें जीवन है वो क्या हो गया, सजीव। जिसमें जीवन नहीं है वो हो गया निर्जीव। बात कंप्लीट। अब देखिए, एक सवाल आता है यहाँ पर कि क्या निर्जीव और डेड यानी नॉन लिविंग और डेड दोनों एक ही है या दोनों में कुछ अंतर है। कोई बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं कमेंट में मुझे बताइए। नॉन लिविंग और डेड क्या दोनों एक है, समान है या कुछ अंतर है? देखिए, जो नॉन लिविंग और डेड है इसमें अंतर है। क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो नॉन लिविंग है उसमें क्या है कि वो कभी भी उसमें जान नहीं थी। अब ये मेरा पेन है, इसमें कभी भी ये कभी हो सकता है इसमें कभी जान थी, कभी भी जान नहीं थी, कभी भी इसमें प्राण नहीं थी, कभी भी ये जिंदा नहीं था। पर जब हम डेड की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं डेड, जो पहले तो जिंदा था, पहले उसमें जान थी, अब जाकर के नहीं है, मतलब अब वो मर चुका है। तो अब उससे जान उसके चले गए हैं, उसके जान निकल चुके हैं उससे। तो अब वो जो बॉडी है उसे क्या बोलेंगे, वो डेड बॉडी है, ठीक है। उसे कभी ये नहीं कहेंगे कि नॉन लिविंग बॉडी है, नहीं, उसे डेड बॉडी कहेंगे। अगर मान लीजिए कभी कोई घोड़ा मरा हुआ है तो क्या कहेंगे, ओ दिस इज द क्या कहते हैं, नॉन लिविंग बॉडी ऑफ घोड़ा या हॉर्स। ऐसा नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज द डेड बॉडी ऑफ हॉर्स, ठीक है। तो डेड मतलब जिसमें पहले जान थी अब नहीं है, नॉन लिविंग मतलब जिसमें कभी भी जान थी, ठीक है। अपन चलते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, तो जिसमें जान है, जिसमें जीवन है, जो जिंदा है वो सजीव, जिसमें नहीं है वो निर्जीव। तो अब सवाल आता है, यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अराइज होते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ अराइज होते हैं। एक सवाल यह है कि जीवन क्या है। हम तो पढ़ लिए, ठीक है, जिसमें जीवन है तो जीवन है क्या, ये बताइए। दूसरा, पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल क्या आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जो पहला सवाल है ये तकनीकी सवाल है, मतलब टेक्नोलॉजिकल है, ये साइंटिफिक सवाल है कि जीवन क्या है, ये एक साइंटिफिक सवाल है। लेकिन जब वही हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य, इसका जो जीवन है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये एक दार्शनिक सवाल है। क्या ये एक दार्शनिक सवाल है और ये अलग अलग लोगों का दर्शन अलग अलग हो सकता है। अलग अलग लोगों का जो उद्देश्य है जीवन का वो अलग अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो सकता है कलेक्टर बनना, किसी का हो सकता है मुख्यमंत्री बनना, किसी का प्रधानमंत्री बनना, किसी का हो सकता है किसी का बन जाना, है ना। तो इस तरह उद्देश्य हर आदमी का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। हर आदमी के जीवन का उद्देश्य, किसी का पैसा कमाना है, किसी का मदद करना है, इस प्रकार सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। किसी का बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा, बेचारा खुद रह रहा होता है इंदिरा आवास में और महल दिला रहा होता है। बेचारे एक आदमी एक नहीं, चार महल दिला रहा होता है जो इंदिरा आवास में खुद होता है। तो ऐसे उसका अपने जीवन का उद्देश्य कुछ और है, हालांकि वो गाना गा के कुछ और उद्देश्य है उसका, उस महल वहल का उद्देश्य नहीं है। चलिए कोई नहीं, वो सबका अपना अपना उद्देश्य है, ठीक है। तो अब बात आती है जीवन क्या है, अर्थात सजीव के लक्षण क्या है, जीवन क्या है। हम लोग इससे भी ये जो हमारा पहला है ना सवाल कि जीवन क्या है, हम लोग इससे ही देखेंगे। ये दार्शनिक वाला सवाल हम लोग नहीं देखेंगे,
ठीक है, इसके लिए हैं बहुत सारे लोग, सदगुरु हैं, आचार्य प्रशांत जी हैं, कभी कभी मैं भी हूँ, जब होता है उस समय, ठीक है, तो उस सेशन में अपन देख लेंगे इसका उद्देश्य भी। लेकिन ये सबका अलग अलग होता है, अपन डिस्कस करेंगे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल जो इसका क्वेश्चन है, जो साइंटिफिक बात है कि जीवन क्या है और इसके क्या लक्षण। तो जीवन क्या है, तो जीवन के बारे में जो हम बात करेंगे अर्थात क्या है, इसके मतलब वो सजीव के लक्षण कौन कौन से हैं, क्या होगा तो हम जानेंगे कि वो सजीव है। तो देखिए सजीव का एक बार हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि सजीव यानी लिविंग जो है उसका डेफिनेशन क्या है, तो अपन क्या देखेंगे, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना, एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से बना होगा। समझिए कैसे, गौर से, एक कोशिका से कौन बना है, बैक्टीरिया है, अमीबा है ना, ये सब जो भी है ये एक कोशिकीय है, यानी यूनिसेलुलर। और क्या हो गया, एक या एक से अधिक, क्या अधिक, एक से अधिक कोशिका से कौन बना है, हम लोग हैं मल्टीसेलुलर। ये घोड़ा गाड़ी जो भी आप, जो आपको दिख रहा है, घोड़ा मतलब गाड़ी नहीं, घोड़ा, ठीक है, जो, हाँ एक चीज लीजिए, यहाँ ये जो होगा ये तो सेल का बना होगा, और ये किसका बना होगा, जो नॉन लिविंग होगा ये एटम का बना होगा। किसका बना होगा, एटम का बना होगा। तो हाँ, तो समझ गए, ये सेल का बना होता है, मतलब इसकी जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई लिविंग की, वो क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है, और जो नॉन लिविंग होता है उसका एटम होता है। तो हम अपन देख रहे थे कि एक कोशिका का बना होगा यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, बहुत सारी कोशिकाओं का बना होगा तो मल्टी सेलुलर कहलाएगा वो। तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना क्या है, संगठन है, बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ एक संगठन है, या एक कोशिका का अकेला वो, ठीक है, जिसमें बाहरी या आंतरिक वृद्धि होती है, बाहरी वो आंतरिक, यानी बाहरी वो आंतरिक वृद्धि होती है, और उसमें क्या विकास होता है, मतलब इवोल्यूशन उसमें हो रहा है, उसमें इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन समझ रहे हैं ना, इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व कर रहा है, वो कैसे हम बंदर से इंसान बन गए, तो हम बंदर से जो इंसान बने, क्या है, एक इवोल्यूशन ही तो है, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस ही तो है, उद्ध विकास जिसको बोलते हैं। तो उसमें इवोल्यूशन होगा, चेतना होगी, उसके अंदर क्या होगी, चेतना होगी, अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में वो सजग होगा, उसके बारे में अवेयर होगा वो, ठीक है, उसमें क्या होगी, चेतना होगी, और अपनी जैसी प्रतिरूप बनाने की क्षमता होगी, जैसा खुद है वो ऐसा ही बच्चा पैदा करेगा, प्रतिरूप मतलब अपना बच्चा पैदा करेगी, उसमें क्षमता होगी। जो यूनिसेलुलर होगा वो, अब जो यूनिसेलुलर होगा वो क्या करेगा, वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जो मल्टीसेलुलर होगा वो भी असेक्सुअली कर सकता है, बट वो मतलब दोनों फीचर मिले, हम जब रिप्रोडक्शन जाएंगे तो बता देंगे कि उसमें जो मल्टीसेलुलर उसमें असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। बट जब हम यूनिसेलुलर में जाते हैं वहां जनरली हम क्या देखते हैं, वहां असेक्सुअल होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन उसमें होता है। तो वो और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन होगा, तो अलैंगिक जनन के कारण जो उसका बच्चा होगा वो डिट्टो उसका कार्बन कॉपी होगा, एकदम उसका क्लोन पैदा होगा, एकदम उसके जैसा ही होगा, एकदम क्लोन पैदा होगा, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। जबकि जो मल्टीसेलुलर है, यानी कि मल्टीसेलुलर मेनली क्या है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे उनमें क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, मतलब उनमें क्या होगा, एक डिफरेंस होगा, ठीक है, जो एक डिफरेंस होगा, मतलब उसका अपने पिता या माता ये सब बिल्कुल नहीं दिखेगा, वो उसका वो देखते हैं ना बच्चे को, क्या उसका नाक इसके दादा से मिलता है, कान जो है नाना से मिलता है, होठ जो है वो मामा से मिलता है, बाल जो है फूफा से मिलेगा। हाँ याद रखिएगा, ये फूफा, मामी, चाची इन लोगों से नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे परिवार है ना, आपके अपने फैमिली के ट्रेड, आपके दादाजी की फैमिली में जो है, आपके नाना जी की फैमिली में जो है उस ट्रेड से वो बाकी जो दूसरे फैमिली है उनमें से नहीं मैच करेगा, आपके अपनी फैमिली में मतलब नाना दादा वाले जो ट्रेड है उसमें मैच करेगा, ठीक है। और देखिएगा उससे मैच करता है वो कुछ अलग हो सकता है, तो डिट्टो कॉपी ना होके थोड़ा बहुत मैच करेगा, या फिर कंप्लीट कई बार हो सकता है कि एकदम अलग ही दिखे वो। तो अपने जैसा पर, लेकिन आदमी का बच्चा आदमी ही दिखेगा, आदमी का बच्चा घोड़ा का बच्चा ऐसा नहीं दिखेगा कभी, ठीक है, घोड़ा का बच्चा जैसे दिखेगा वो कुत्ता का बच्चा ऐसा नहीं दिखेगा। तो इसलिए अपने ऐसा क्या करता है, प्रतिरूप बनाने की उसमें क्षमता होती है। तो यह क्या कहलाती है, यही कहलाती है जीव या सजीव, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो जीव या सजीव किसको होता है, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से अपना संगठन, जिसमें बाहरी वो आंतरिक वृद्धि होती है, बाहरी और आंतरिक वृद्धि होती है, उसमें विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, उसमें चेतना होती है, वो सजग होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घटने वाली घटनाओं और उसके साथ एडेप्टेशन करने के सब कुछ उसमें होता है, ये सब चीजें होती है, चेतना होती है, और अपने जैसा प्रतिरूप
क्या करता है, बनाने की क्षमता, अपने ऐसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता, मतलब बच्चा पैदा करने का अपने ही जैसा, इंसान बच्चा इंसान को पैदा करेगा, घोड़ा बच्चा पैदा करेगा, कुत्ता बच्चा कुत्ता पैदा करेगा, ठीक है। तो क्षमता होती है, ये जीव और सजीव कहलाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब देखते हैं कि फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका क्या है फीचर, यानी लक्षण, जीवधारियों के लक्षण क्या सब है। तो देखिए जीवधारियों के जो लक्षण है वो आपको दिखेगा क्या चीज, पहला तो आपको दिख जाता है ग्रोथ यानी वृद्धि, उसमें क्या होगा, वृद्धि करेगा, वो ग्रोथ करेगा। दूसरा क्या होगा, वो प्रजनन करेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, उसमें उपापचय की क्रियाएं होंगी, जैसे मुझे अभी स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रही है, ये भी क्या है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय की क्रिया हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक प्रकार से समझिए एक चेतना भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट में गर्मी है तो मेरे बॉडी को क्या कर रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए कूल करने के लिए पसीना निकला, और इसके साथ साथ धीरे पसीना जो है जो जाएगा निकलेगा, मतलब वाष्पीकृत होकर के बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर में, कि भाप बन के जो उड़ेगा, तो अपने साथ साथ क्या करेगा, लेटेंट हीट को, गुप्त उष्मा को लेकर जाएगा, जिससे बॉडी में क्या हो जाएगा, कूल रहेगा। तो ये क्या है, उपापचय की क्रियाएं होती है, ये भी उपापचय की क्रिया है, ठीक है, मतलब स्वेटिंग वगैरह जो है ये। अब देखिए उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब वो कोशिकीय संगठन होगा, कोशिका का बना होगा, याद रखिएगा, कोशिकीय संगठन होगी, उसमें कोशिका का बना होगा, ठीक है। और क्या होगा, उसमें क्या होगा, कंससनेस होगा, वो इसमें चेतना होगी, कंसस रहेगा वो अपने आसपास की चीजों के लिए, ठीक है। ये सब सबसे पहले ग्रोथ, जो हिंदी में क्या होता है, वृद्धि। तो देखिए ग्रोथ किसको कहते हैं, जो ग्रोथ है वो क्या है, वह आकार, भार या संख्या में बढ़ना। वृद्धि मतलब किस क्या है, तो क्या आकार में बढ़ेगा, साइज में बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। भार, वेट गेन करेगा, या फिर संख्या में वृद्धि हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, हम 2 हमारे 4, ठीक है। तो आकार में, भार में या संख्या में बढ़ना क्या कहलाएगा, ये है वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ। अब यानी इंक्रीज इन मास एंड नंबर, किसमें, मास में और नंबर में बढ़ना क्या कहलाएगा, ग्रोथ। तो बात यह आता है कि जो लिविंग में होता है ग्रोथ और जो नॉन लिविंग में होता है ग्रोथ। देखिए ग्रोथ दो प्रकार, दो जगहों पे मिलेगा आपको देखने के लिए, मतलब आपको लिविंग में भी मिलेगा और नॉन लिविंग में भी देखने को ग्रोथ मिलेगा। तो दोनों में ग्रोथ दो प्रकार, दोनों में ग्रोथ अलग अलग होता है। एक होता है ग्रोथ इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब एक अंदर से एक बाहर से। तो ये अंदर से और बाहर से क्या है, अंदर से कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, एक्चुअली क्या है कि जो लिविंग है ना, उसमें जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है। अंदर से मतलब कोशिका के विभाजन से होता है। आपने खूब सारा स्टार्च खाया, आपने खूब सारा कार्ब्स खाया है, तो आप में क्या हो रहा है कि फैट का डिपोजिशन हो रहा है, और इस फैट के डिपोजिशन के कारण क्या होगा कि आप में वेट गेन होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आप थोड़े क्या हो जाओगे, चौड़े हो जाओगे, फैल जाओगे, ठीक है। तो वो अंदर से हो रहा है। और जो नॉन लिविंग है, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ पहाड़ है, वो देखिए जिंदा पहाड़ है, तो ये जिंदा पहाड़ कहाँ से, क्यों, क्या उसके अंदर जो कोशिका का विभाजन हो रहा है अंदर से एकदम बढ़ रहा है, नहीं, तो क्या हो रहा है, तो जो हो रहा है वो क्या है कि हवा बार बार जो तूफान आती है, ये हवा जो बहता है, तो हवा अपने साथ क्या लेके जाता है, मिट्टी, धूल कण लेके गया, और धूल कण को क्या किया, उसके ऊपर डिपोजिट कर देता है, उसके ऊपर गिरा देता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर घर आते हैं तो क्या देखते हैं, इतना मोटा मोटा एकदम काई जैसा, मतलब धूल कण का परत जमा होता है, रहता है ना। तो सोचिए कुछ दिन में ये हाल हो गया, घर का जब घर बंद है तब ऐसा हाल हो जाता है। अब जो पहाड़ एकदम वो पड़ा हुआ है, वीराने में है, वहां खूब तेज तेज हवा चलती है, और बड़ा सा विशाल काय पहाड़ है पड़ा हुआ, उसके ऊपर हवा अपने साथ मिट्टी ला रही है, बार बार उसके ऊपर क्या कर रही है, मिट्टी की परत को जमा करती जा रही है, डिपॉजिट करते जा रही है, करते जा रही है। इस डिपोजिशन के कारण धीरे 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 उसका क्या होगा, देखिएगा कि उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। इसी को कहता है लोग जिंदा पहाड़, या हाँ जिंदा पहाड़ उसको भी कहा जाता है, कोई ये मत सोचेगा कि जिंदा पहाड़ उसको भी कहा जाता है जिस पहाड़ पे क्या होता है, प्लांटेशन होता है, मतलब उस पे पेड़ पौधे उगे होते हैं, उसको भी जिंदा पहाड़ कहते हैं, ठीक है। और कुछ पहाड़ से बिल्कुल बंजर होता है तो उसको लोग बोलते हैं मरा हुआ पहाड़ है, ठीक है।
तो दोनों ही तरह से लोग बोलते हैं कि कुछ जिसका साइज इंक्रीज करता है उसको भी बोल देता है, या फिर जिस पे प्लांटेशन वगैरह होता रहता है, पेड़ उगते रहते हैं, उसको लोग जिंदा पहाड़ कह देता है। ठीक है, तो ये जो पहाड़ का साइज बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है? कोई आदमी घर बना रहा है, 1 मंजिला से 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4, 5, 6 व्हाटएवर जो भी वो बनाते जा रहा है, तो वो एक ईंट पे दूसरा ईंट कहां से? बाहर से डाल रहा है ना, अंदर से थोड़ी। एक ईंट लगा देते हैं रात में चलेगी, नहीं 2 ईंट लगा देते हैं रात में चलेंगे, सुबह देखते 3 ईंट है, हाँ दोनों मिलकर वो कांड कर दिया है। ऐसा नहीं होता ना। तो क्या होता है, हमें बाहर से उस पे ईंट पे ईंट रखना पड़ता है। तो बाहर से वो ग्रोथ हो रहा है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। उसी का नाम है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, बाहर से ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, उसमें तो लेकिन लिविंग में जो है वो क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ है, अंदर से ग्रोथ होता है। और इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य बढ़ता है, मतलब कोशिका द्रव्य बढ़ेगा तो कोशिका का साइज बढ़ेगा, कोशिका का साइज बढ़ेगा, फिर कोशिका 1 से 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, माइटोसिस म्योसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सेल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर से जो ग्रोथ होता है वो किसमें होता है? लिविंग में, यानी अंदर से इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का एक कैरेक्टर है। ठीक है, और ये लिविंग का कैरेक्टर है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रोथ में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, अंदर या बाहर से, कौन सा? तो अंदर से ग्रोथ जो है वो लिविंग का कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखिए प्लांट में जो ग्रोथ होता है या फिर इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का बढ़ना, ये क्या है? ग्रोथ है। और कोशिका द्रव्य का बढ़ना क्या? अंदर से। कोशिका में के अंदर है ना पूरे, मतलब ये हर जगह है, ऊपर में भी कोशिका, पूरी कोशिका का ही बना हुआ है ना, इकाई तो कोशिका ही है। अपन कोशिका में बहुत जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है? प्लांट में जो ग्रोथ होता है, पादप में वृद्धि जो होगी वो कैसे होगी? थ्रू आउट लाइफ स्पेन, पूरी जिंदगी भर में वृद्धि होते रहती है। वहीं जो अपन देखते हैं एनिमल में, ग्रोथ इन एनिमल, तो ग्रोथ में जब एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है? अप टू सर्टेन एज, कुछ एक निश्चित उम्र तक, एक नियत उम्र तक ही होती है ग्रोथ। उसके बाद अब मेरी हाइट बढ़ने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे मैं और उम्र होता जाएगा, मैं अगर 90 साल का हो जाऊंगा तो 7-8 फुट का हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। अब जितनी है उतनी रहनी है। ठीक है, तो एक सर्टेन उम्र के, एक निश्चित उम्र के बाद क्या होता है कि इंसानों में या जानवरों में उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है, एनिमल में एक सर्टेन एज बाद रुक जाता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्यों नहीं रुकता। अब बात आती है कि व्हाई पादप में बढ़ता ही चला जाता है और एनिमल के साथ ऐसा क्या है कि उसका ग्रोथ रुक जाता है? एक सर्टेन एज, एक निश्चित एक नियत उम्र के बाद रुक क्यों जाता है? तो जो प्लांट होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, यानी उत्तक, ये क्या है? उत्तक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये होते हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये लगातार, ये हमेशा डिवाइड करते ही रहते हैं, ये उम्र भर डिवीजन करते ही रहते हैं नॉन स्टॉप। ठीक है, ये डिवाइड करते ही रहते हैं। और जनरली ये कहाँ मिलेंगे? तो जैसे मान लीजिए ये पौधा है ना, ये मान लीजिए पौधा है, तो यहाँ ये एपिकल पार्ट पे मिलेगा। जनरली ये कहाँ मिलेगा? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, दो प्रकार के होते हैं, दोनों ही 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, तो अपन जब कोशिका पढ़ेंगे तो हाँ मैं बताऊंगा। ये एपिकल ऊपर में, ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टम देखिएगा ऐसे जैसे बना ना, तो इस प्रकार से होता है एपिकल मेरिस्टम। फिर कौन सा मैंने बोला? इंटरकैलरी मेरिस्टम, और कौन सा? लेटरल मेरिस्टम। हाँ, तो ये ऐसे देखिए, ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ होगा एपिकल और लेटरल मेरिस्टम इस प्रकार से इधर जो उसको क्या करेगा, उसको ये बढ़ाएगा। ठीक है, और बीच में ये जैसे है, तो इस बीच में देखिए ये ऐसे बीच में क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पे मेरिस्टम रह जाता है, वही लेटरल मेरिस्टम। तो ये क्या करते हैं, लगातार इसको बढ़ाता रहता है, इसकी प्लांट के हाइट को लगातार इंक्रीज करवाता रहता है। कौन करवाता रहता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, फिलहाल यही समझिए, जब हम कोशिका में जाएंगे तो पूरा फिगर ड्रॉ कर करके बहुत जबरदस्त बनाएंगे, मक्खन की तरफ पिघला करके एकदम स्पून फूड करा देंगे। मेरे पढ़ाने के बाद फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी को लगता है कि कुछ और इम्प्रूव होना चाहिए तो काइंडली आप मुझे बताइए,
और मैंने पहले भी कहा है कि मेरा जो या तो कमेंट में बता दीजिए, बट बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के लाइफ कोच अभिजीत इस पे आ जाइए, ठीक है। वहां देखिएगा मैं ऐसे फोन लगा करके एक व्हाइट शर्ट में बैठा हुआ झूले पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, फोटो मेरा लगा होगा लाइफ कोच अभिजीत, ठीक है। तो उस पे आकर के वहां मुझे मैसेज जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैं पर्सनली देखता हूँ लगभग 2 से 3 बार रोज, ठीक है। और बिजी होने की वजह से मैं सारा कमेंट्स पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आप काइंडली इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए, आपका सुझाव, आपका क्वेश्चंस, आपकी जो भी है सब कुछ मैं हर वीडियो में लास्ट में बता दूंगा आपको कैसे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किस प्रकार से। तो यहाँ आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कोई बातचीत हो वो भी कर सकते हैं, यहाँ आकर के आप मुझे काइंडली बतलाइएगा, ठीक है। तो मैंने अभी कहाँ बता रहा था, हाँ, तो एनिमल में जो है क्या, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सेल डिवीजन इन सर्टेन एज ओनली। तो क्या होता है कि एनिमल ये तो लगातार ये क्या करेगा, लगातार मेस्मेटिक टिश्यू अपना इंक्रीज साइज करता रहेगा, इसमें लगातार सेल इंक्रीज मतलब इसमें मेस्मेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं है ना, जो सेल है ना, वो लगातार डिवीजन पे डिवीजन करता ही चला जाएगा। तो ये लगातार इसकी क्या होती है, साइज इंक्रीज होती ही चली जाती है। जबकि एनिमल में क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, उसके जो कोशिका उसमें लिमिटेशन होता है, उसका सेल डिवीजन ओनली इन सर्टेन सेल, कुछ निश्चित कोशिका ही बच जाती है जिसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और वो किसमें होती है, जहां रिपेयर करना होता है, जैसे हमारे स्किन, यहाँ लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है, लगातार क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होता रहेगा। लेकिन अब मेरा हाइट बढ़ाना है, सुनिएगा अच्छे से, मेरा हाइट बढ़ाना है, तो मेरे बॉडी में जो मेरा शरीर जिस कंकाल का बना है उस कंकाल को बढ़ाना होगा। अब मेरा हाथ है ये, अब इसके बीच इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अगर मेरा हाइट बढ़ेगा तो ये भी साथ साथ बढ़ेगा ना। तो ये जो बढ़ेगा, तो ये जो हड्डी है, ये कंकाल अंदर जो हड्डी है उसकी भी साइज बढ़नी चाहिए कि नहीं, तभी तो बढ़ेगी। तो क्या होता है कि एक नियत उम्र के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद ये जो हड्डी है, ये जो कंकाल है, ये बढ़ना तो बंद हो जाएगा, इसका साइज इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, और ये जब बंद हो जाएगा तो इसलिए क्या होगा, जो लिमिटेशन ऑफ द सेल डिवीजन इन सर्टेन सेल, कुछ ही सेल बचेंगे जिसमें डिवीजन होगा, बाकियों में नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, फिर एक नियत उम्र तक जब तक डिवीजन की क्षमता है, जब तक हो रही है, तब तक क्या होगा, बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, यानी ग्रोथ उसमें होता जाएगा और फिर रुक जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए, ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय जीव जितने भी हैं, इन एक कोशिकीय जीवों में जो रिप्रोडक्शन होगा, एक कोशिकीय जीवों में जो रिप्रोडक्शन होगा वही क्या है, इंक्रीज इन नंबर, यानी ग्रोथ, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव में जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है ना, वही उसका रिप्रोडक्शन है। कैसे समझते हैं, देखिए, एक कोशिकीय जीव है, मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है। अब ये मत कहेगा सर अमीबा ऐसे ऐसे होता है, अमीबा कैसा भी हो सकता है, उसका कोई नियत आकार नहीं है, अमीबा ऐसा भी हो सकता है, या अमीबा को मैं ऐसे कहूं तो ये भी हो सकता है, अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा कैसे भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको फिगर में उस तरह दिखा दिया जाता है, एकदम जीग टाइप का। तो ये मान लीजिए क्या है, कोशिका है, इसने खूब खाया पिया, और खाने पीने से क्या हो गया, इसका कोशिका द्रव इसमें अमाउंट बढ़ गया, इसने खूब क्या लिया, इसने न्यूट्रिशन काफी ज्यादा लिया, न्यूट्रिशन क्या हो, पोषण, इसने ढेर पोषण लिया, खूब पकड़ के पेल के खाया ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब बड़ा हो गया, इसका साइज क्या हो, देख रहे हैं, इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसका जो साइज बड़ा हुआ, तो अब क्या होना है, ये जैसे ही इसका साइज बड़ा होगा, इसमें कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ गई, इसके अंदर जो कोशिका द्रव है, बीच में निकलो थोड़ा, कोशिका द्रव है, ये कोशिका द्रव की जैसे ही मात्रा बढ़ गई, अब क्या होना है, ये डिवाइड कर जाएगा, ये क्या कर गया, डिवाइड कर गया, ठीक है, ये डिवाइड कर गया, ये दो अलग अलग अमीबा बन गया, ठीक है, ये दो अलग अलग, ये भी एक अमीबा और ये भी एक अमीबा कर गया, बन गए। विखंडन का जो प्रोसेस होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या ग्रोथ किया, वृद्धि हुआ, वैसे ही क्या हुआ, ये
विखंडन के द्वारा दो भागों में बढ़ गया और इंक्रीजिंग नंबर, अपना नंबर बढ़ा लिया और इसी का तो नाम है इसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसने रिप्रोडक्शन कर दिया। तो इसलिए हम अपन क्या बोलेंगे कि ग्रोथ इन यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव में जो ग्रोथ है वही उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, दैट इज द रिप्रोडक्शन, वही उसका क्या रिप्रोडक्शन है। क्लियर? क्लियर? यानी इंक्रीजिंग नंबर, रिप्रोडक्शन में आगे नंबर ही तो बढ़ाता है, हम तो हमारे 10। ठीक है, ग्रोथ इन नॉन लिविंग इज एक्सटेंसिव, हमने पहले ही बता दिया, जो बाहर है उसमें क्या हुआ, बाहर से जो घर बना रहे हैं, बाहर से ईंटा डाल, ईंट डाल रहा है, तो क्या नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, तो ग्रोथ इतना समझ में आ गया कि लिविंग का प्रॉपर्टी ग्रोथ में क्या, इंट्रिंसिक ग्रोथ, अंदर से होने वाला वृद्धि जो है वो उसका प्रॉपर्टी है, बट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद हमने देखा, एक उम्र के बाद इसमें बढ़ना बंद हो गया। अब मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली, सपोज लो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा शरीर जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ना हाइट बढ़ रही ना वेट बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं नॉन लिविंग तो नहीं हो जाऊंगा ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये डिफाइनिंग, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, लक्षण तो है पर विशिष्ट लक्षण नहीं है, समझे? तो ग्रोथ इज नॉट अ विशिष्ट लक्षण, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। ये क्लियर हो गया कि ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ग्रोथ में भी कौन सा, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर। अब हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन, दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो फीचर है, दूसरा जो लक्षण है, ठीक है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके दूसरा जो लक्षण है उस पर अपन देख लेते हैं, इसका अपने समान। तो रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं, अपने समान, खुद के जैसा ही संतान उत्पत्ति कर देना, अपने जैसा अपना प्रतिरूप पैदा कर देना ही क्या है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा चलो ये बताइएगा, रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन? नहीं, बात बनता है, रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? प्रोडक्शन ही से काम चला रहा है तो क्या दिक्कत है, हम बोल देते प्रोडक्शन, हम अपन नहीं बोले जाने रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन सीधे बोल देते हैं। हाँ, आदमी प्रोड्यूस कर रहा है, कुत्ता को प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन क्यों? देखिए, री मतलब पुनः, ये जो री है, री मतलब क्या होता है, अगेन, पुनः। ठीक है, और प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न, प्रजनन, ठीक है, मतलब जो पैदा हुआ है वो आगे भी पैदा करेगा, समझिएगा, जो पैदा हुआ है वह आगे भी पैदा करेगा, इसलिए उसको क्या होता है, रिप्रोडक्शन। वह जो जन्म लिया वो आगे भी क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ही कहते हैं, जैसे मान लीजिए पेन है, ठीक है, अब इस पेन को किसी कंपनी ने इसको क्या किया, इसका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, इसका क्या हुआ, इसका हुआ है प्रोडक्शन। अब मैंने ऐसा किया कि लाल और काला पेन को रख दिया और कुछ दिनों बाद पता चलता है वहां एक हरा पेन आ गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे कितना भी साथ में रख दें ये रिप्रोड्यूस नहीं करने वाला, ये इसका प्रोडक्शन हुआ है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल करके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, अब यही समझ लीजिए। देखिए, ये क्या है, नर और ये मादा, हम आगे पढ़ाएंगे, इससे कंफ्यूज होना है कि वो तो समझ में नहीं आ रहा है कंजुगेशन क्या चीज है। ठीक है, वो वहां हम लोग जब जाएंगे बैक्टीरिया को पढ़ रहे होंगे वहां मैं पूरा क्लियर आपको बताऊंगा। तो देखिए, मेल गेमेट है, तो जो नर जनक है उसने क्या रिप्रोड्यूस किया, उसने रिप्रोड्यूस किया मेल गेमेट, नर युग्मक, और मादा ने, जो मादा जनक उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया फीमेल गेमेट, यानी मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो गेमेट देखिए, दोनों यहाँ एक हो गया मेल और फीमेल तो अलग बात है, ठीक है ये, लेकिन ये देखिए गेमेट यहाँ भी और गेमेट यहाँ भी है, ध्यान से, गेमेट यहाँ भी है, गेमेट यहाँ भी है, गेमेट गेमेट गेमेट, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हर हाल में अगर वहां गेमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पूछे कि वो विशिष्ट लक्षण बताइए जिससे एकदम हो जाए कि अगर ये है तो फिर क्या है,
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल लैंगिक जनन है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण, युग्मक 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 गैमेट 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 का निर्माण क्या है, उसकी डिफाइनिंग फीचर है। तो ये जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो याद रखिएगा वहां पे ऐसा आता है, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद कि जो मेल गैमेट बना, ठीक है, नर युग्मक, तो ये जो नर बनाएगा जनरली इन एनिमल, जनरली इन एनिमल, मैं प्लांट का बात नहीं कर रहा, मैं जनरली एनिमल का भी बात कर रहा हूं। इन एनिमल ये जो क्या कहेंगे, इसको स्पर्म कहेंगे और फीमेल में इसको एग कहेंगे, ठीक है। एनिमल में, इन जनरल एनिमल में क्या कहेंगे, स्पर्म और एग, इसलिए मैं ये एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, अब ये दोनों जब क्रॉस करेंगे, मेल और फीमेल जब क्या होंगे, जब एक दूसरे से मिलेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है, जब दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का मिलना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना कहलाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट, ठीक है, जायगोट। याद रखिएगा ये क्या है, हाफ सेल, ये आधा कोशिका है, और ये भी जो है, ये भी क्या है, फीमेल वाला, ये भी आधा कोशिका है, ठीक है। और ये एक सिंगल, ये क्या है, पहला पूर्ण कोशिका, जो मतलब एक कोशिका, ये एक कोशिका, एक हाफ में ये एक सेल है, ठीक है। और इसी एक सेल से जाकर के डेवलप होकर के बनता है जितना भी हम हैं, आप हैं, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, भालू है, जो भी है ना, सब इसी एक कोशिका से डेवलप हुआ, ठीक है। इसी एक कोशिका, यही एक कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे ही डिवाइड होते जाता है, और फिर यही कोशिका फिर क्या बनाता है, मोडुला, ब्लास्टुला, ये सब बनता हुआ जाएगा, और फिर क्या बना लेता है, फाइनली एक नया संतान, एक न्यू बेबी बनाता है, ठीक है। तो यही से डेवलप, तो यही जायगोट से सब डेवलप होता है। तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोटा मोटा, समझ में आ गया होगा। ये अगर समझ में आ गया तो रिप्रोडक्शन वहां समझने में, जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, काफी फायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि क्या है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये सेक्सुअल और असेक्सुअल को देख लेते हैं। अब ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, कैसे, ये अपन थोड़ा इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आता है कि इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, एक ही जनक होंगे, वहां दो जनक नहीं आएंगे, एक ही जनक होंगे, एक सिंगल जनक होंगे, एक ही पेरेंट होंगे। वही क्या करेगा, वही एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होगा, एक कोशिका अपने आप में डिवाइड करेगा, 2 बना लेगा, अपने आप ही खुद ही क्या करेगा, 2 बनाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली, ठीक है, यूनिसेलुलर सिर्फ, हाँ एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होता, बल्कि लोअर एनिमल में भी होता है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। लोअर एनिमल में भी होता है एंड प्लांट में भी होता है, याद रखिएगा, लोअर एनिमल, प्लांट, इन सब में भी होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा होता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं क्या है कि टाइप क्या है, स्पोर के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन करके कौन सा बनाते हैं, इसके टाइप में कुछ स्पोर के द्वारा फंजाई बनाएगा, बडिंग में ऐसे क्या होगा, जो अपना बडिंग है ना, देखिए इस प्रकार से होगा, फिर ये डेवलप करेगा, इस पे थोड़ा सा ऐसे, फिर ऐसे ये थोड़ा सा डेवलप करेगा, फिर थोड़ा सा डेवलप करेगा, फिर जाके ये अलग अलग हो जाएगा, इस प्रकार से बडिंग बनेगा, ठीक है, समझ लो बात को। और फिर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये किसमें होता है, प्लेनेरियम होता है, ये मान लीजिए ऐसे है फ्रेग, और ये यहाँ से ऐसे टूट गया, तो जितना भी भाग ये टूट के बना, ये सब के सब अपना अपना इंडिविजुअल नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेगा। अब है बाइनरी फ्यूजन, विखंडन, बैक्टीरिया वही सेम, ये समझे ना, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा 2, जैसे ही ज्यादा पोषण लेगा, खाएगा पिएगा, कोशिका दर बढ़ेगा, और ये क्या है, 2 में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। इसको समझिए। अब अपन समझेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। देखिए ये जो बैक्टीरिया है ना, ये विखंडन बाइनरी फ्यूजन, ये अपन जान लेते हैं एक बार फिर से। देखिए ये क्या होगा, इसने क्या लिया, खूब सारा पोषण लिया, क्या लिया, पोषण, खूब भर भर के इसे खाया। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अमीबा वगैरह बैक्टीरिया है, अमीबा है, ये सब है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसमें बहुत सारे और भी है, क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर और क्या सब है कि बहुत सारे
कोशिकांग है, ठीक है। तो कोशिकांग मतलब जैसे इसके अंदर वो सब होगा, क्या कहते हैं उसको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो न्यूक्लियस होगा, फिर गोल्जी बॉडी वगैरह इसमें होगा ना, ये सब चीज जो भी होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक वो सब हुआ। फिर इसमें भी ये जो कोशिका द्रव है ये सब क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब जब इसके अंदर कोशिका द्रव बढ़ गया तो अब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। अब इसने दो भागों में खुद को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और क्या, एक से दो बन गए, यही प्रोसेस क्या है, विखंडन का प्रोसेस। अब बात आता है कि ये विशिष्ट लक्षण है कि नहीं, ये विशिष्ट लक्षण है कि नहीं। ये जो है विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण ये है कि नहीं, ठीक है। तो विशिष्ट लक्षण नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, नो, विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब समझते हैं कि हमने क्यों कहा, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सब कुछ हो गया, फिर हम बोलते हैं विशिष्ट लक्षण नहीं है, आखिर क्यों नहीं है। तो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि मिश्रा जी की कहानी के बाद बताया था ना कि मिश्रा जी क्या किए, शादी किए, बच्चा नहीं हुआ, फिर उसने बहुत मेहनत किया, नहीं हुआ, डॉक्टर दिखाया, नहीं हुआ, फिर मिश्रा जी दूसरी भी शादी कर ली, फिर मिश्रा जी को बच्चा नहीं हुआ। अब की बार काम धंधा छोड़ के पूरा मेहनत किया, फिर से नहीं हुआ, तो क्या वो नॉन लिविंग होंगे, नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कपल आपको आपकी सोसाइटी में मिल जाएंगे। आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, ये आजकल केसेज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया ये वाली बात कि जो ऐसे कपल हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो भी क्या है, वो लिविंग है, ठीक है, लिविंग है वो। दूसरा आप देखेंगे मधुमक्खी, तो मधुमक्खी में एक होती है रानी मक्खी, कौन सी होती है, एक होती है रानी मक्खी, मक्खी मक्खी, हाँ एक रानी, अरे यार एक रानी मक्खी होती है, ठीक है। अब जो रानी मक्खी होती है, तो ये रानी मक्खी ही मात्र रिप्रोड्यूस करेगी। जो रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी ही करती है। रानी मक्खी जो अपने ऊपर छत्ता देखते होंगे ना, उसको लगा कर रखता है, वो अपना मधुमक्खी अपना पूरा, तो उस पूरे में एक रानी मक्खी होती है, पूरे ग्रुप में, पूरे समूह में रानी मक्खी की संख्या सिर्फ एक होती है। और जो उसमें कुछ ड्रोन होते हैं, कुछ नर जो होते हैं उनका नाम ड्रोन है, ठीक है, वो होते हैं, वो ही सिर्फ रानी मक्खी के साथ रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे। 2-3 होते हैं, और जो एक बार रिप्रोडक्शन में भाग लेगा वो मारा जाएगा, वो मर जाता है, ठीक है। उसका प्रोसेस है, कुछ और है, बता दूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि वो जब रिप्रोडक्शन करता है ना, तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेल ड्रोन होता है उसका जो क्या होता है उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसके ब्रेक होने की वजह से वो मर जाता है, ठीक है। और रानी मक्खी उसी में इतने सारे एग डेवलप कर लेती है, यानी जागोट बना लेती है, वो भी एग के रूप में, कि वो पूरा लगभग साल भर तक वो अंडे देती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया रानी मक्खी तो करता है। लेकिन वहां पे आप देखिएगा कुछ वर्कर होते हैं, पीली पीली मक्खी वो देखे होंगे, वर्कर मक्खी कुछ आप देखे होंगे। जो वर्कर मक्खी होती है ये सिर्फ और सिर्फ काम करती है और कुछ नहीं करती। ये काम सिर्फ करती है, ये रिचार्जेबल बैटरी की तरह होती है, जितना ज्यादा काम करेगा उतना जल्दी ये मर जाएगा अपने आप, ठीक है, इसकी उम्र खत्म हो जाएगी। तो ये जो वर्कर मक्खी होती है ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन लिविंग है, ठीक है। एक और केस आप देखिए, आपने देखा होगा खच्चर, वो देखे खच्चर वैष्णो देवी जाते हैं तो खच्चर से चढ़ के जाते हैं, ठीक है, म्यूट कहा जाता है इनको। तो ये खच्चर जो होते हैं ये क्या होता है, ये बच्चा पैदा यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ये जो खच्चर आप देख रहे हो, ये खच्चर कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाता है,
क्यों नहीं कर पाता है? आपको लगता होगा फिर ये कैसे, फिर ये आया कहाँ से, कैसे इसको आर्टिफिशियली इसको बनाया, मतलब डेवलप किया जाता है, ठीक है, इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है। ये खुद बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं होता है, इसमें इतनी क्षमता नहीं होती है। ये खच्चर का डेवलपमेंट जो होता है, ये देखिए खच्चर बनता कहाँ से है, ये खच्चर जो डेवलप हुआ है वो कैसे हुआ है, तो इसमें होता है क्या कि एक वो आता है, मतलब घोड़ी, यस, यानी फीमेल हॉर्स, ये फीमेल हॉर्स, और मेल जो है क्या चीज, गधा, मेल गधा, ठीक है, फीमेल हॉर्स और मेल गधा, ये दोनों मिलकर के क्या करता है, रिप्रोड्यूस करवाता है। और जो जनरली ऐसा नहीं कि दोनों को ले गया पास ले क्रॉस कर, ऐसा नहीं जो आप देख रहे क्या डॉग की ब्रीडिंग कराते हैं उस समय जो करवाते हैं वो वाला नहीं होता, बल्कि इसका एक अलग ही फंडा है। इसका फंडा ये है कि इसको इन विट्रो करवा करके उसको फिर ये जो फीमेल हॉर्स है ना, जो घोड़ी है ना, उसके अंदर फिर डाला जाता है। ये सही प्रोसेस है, जो हम प्रोडक्शन में जाऊँगा तो मैं पूरा डिटेल बताऊँगा, बहुत डिटेल हो जाएगा फिर में, तो ठीक है। तो इन दोनों के यानी कि मादा घोड़ी और नर गधा के वजह से, ठीक है, क्या होगा, खच्चर आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है। और ये जो खच्चर एक बार पैदा हुआ, ठीक है, खच्चर, ये खच्चर अगर मान लीजिए ये खच्चर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये खच्चर अगर मेल और फीमेल, ये आपका मन में होगा, आपके मन में आ रहा सर एक मेल खच्चर और एक फीमेल खच्चर, दोनों ही क्या है, खच्चर, ठीक है, एक मेल और फीमेल खच्चर को साथ क्रॉस करा दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसकी किस्मत में लिखा है तुमसे नहीं होगा बेटा, इनकी किस्मत क्या लिखा है बेटा, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, इससे नहीं होता है, ये नहीं कर सकता, आगे ये अपना संतान खुद पैदा नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब के समग्र क्या है, लिविंग है, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। आपसे कोई पूछे कि खच्चर क्यों नहीं कर सकता, आपके मन में आ रहा होगा, याद रखिएगा, जब दो अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस करा करके एक नया स्पीसीज तैयार कर, जैसे आपने यूट्यूब पर देखा होगा, टाइगर और लायन में लगे के लाइगर तैयार किया गया था, तो लाइगर आगे को बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं था, ठीक है। दो अलग अलग स्पीसीज को मिला करके जब भी कोई एक नया स्पीसीज तैयार किया जाएगा तो वो आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा, वो फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने तो देखा है कि कोई दूसरा कुत्ता है, उसका किसी दूसरे ब्रीड के कुत्ते से, दो डिफरेंट ब्रीड है। अब आता है क्या, देखिए अब आता है मेटाबॉलिज्म। जो हमने अभी तक दो कैरेक्टर देखा, अब जो भी कैरेक्टर आएगा वो सब के सब डिफाइनिंग फीचर वाला कैरेक्टर होगा। देखिए अब हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। देखिए क्या है उपापचय, किसी सजीव, मतलब उपापचय जो है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है क्या होता है, किसी भी हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं, जो केमिकल रिएक्शन, any type of chemical reaction that occur in a human body or in a body, in a living body are called metabolism। मतलब कि किसी भी शरीर में होने वाला जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो देखिए क्या है, किसी सजीव के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी क्या है केमिकल रिएक्शन, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है वो उपापचयी क्रियाएं, कौन सी है, वो उपापचयी क्रियाएं हैं। और तथा यह क्रिया उपापचय मेटाबॉलिज्म, यह क्रिया क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम जो खाना खाए तो कहाँ गया, हमारी कोशिकाओं में गई है। अब जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पे क्या होता है, जो हमने जो कुछ खाया है हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जाकर के वहाँ क्या उसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उसका क्या कर रहा होता है, ब्रेक डाउन करता है। और उस ब्रेक डाउन के द्वारा वो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसी रासायनिक अभिक्रिया में हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसी अभिक्रिया का फलस्वरूप है, रिजल्ट है कि उसमें
हीट निकलता है। क्या निकलता है? हीट रिलीज होता है, निकलता है। जो हीट हमारे शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है। हम अपने हाथ को शरीर में छूते हैं, गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि लगातार अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है और लगातार अंदर से हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा शरीर गर्म है, इससे पता चल रहा है अंदर क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सबके सब क्या कहेंगे? सबके सब कहेंगे मेटाबॉलिज्म, सबके सब कहेंगे उपापचय। ठीक है, तो यह उपापचय निश्चित ही, यह उपापचय क्या एक विशिष्ट लक्षण है। यह सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है। ठीक है, किसी लिविंग में ही के शरीर के अंदर क्या होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसका नाम मेटाबॉलिज्म है, उपापचय। ठीक है, ये होती है। तो ये क्या है? ये एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं। एक बात हमें सब बहुत इंपॉर्टेंट, BVI मैंने पहले ही लगा रखा है, BVI। ठीक है, मतलब स्टार मार्क लगा दिया है, नोट याद रखिएगा। शरीर के बाहर प्रखनली में, अब आप बात अब ये करते देखिए क्या है, ये तो हम समझ गए शरीर में होने वाला। तो अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम लोग लैब में जो करवाते हैं, जैसे कि लैब में मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, ये सब जो बनवा रहे हैं, करवा रहे हैं। और जैसे कि मेल का स्पर्म फीमेल की का जो एग है वो लेकर के हमने जाइगोट डेवलप किया, और फिर इस तरह से आप देखते होंगे कि जो कपल मतलब बेबी नहीं हो रहा है उसमें फिर से क्या करते हैं, मतलब जाइगोट कई बार जाइगोट बना करके फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है। जाइगोट बाद फिर कई बार एक सेल तो जाइगोट हो गया, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे स्टेज में फिर उसको क्या कहते हैं? यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आती है कि तो फिर वो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जो शरीर से तो बाहर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो वह क्या वह लिविंग है या नॉन लिविंग है? क्योंकि आखिरकार वो एक बेबी बनाएगा जा करके। ठीक है, तो एक बेबी जो डेवलप करेगा, एक बेबी जो बनाएगा, तो वह लिविंग है या नॉन लिविंग? ऐसा तो नहीं वो उसको बोलेंगे नॉन लिविंग है और अंदर जब उसको यूट्रस में भेज दे तो फिर लिविंग हो जाएगा, क्योंकि वो तो लिविंग है, तभी तो जाकर के अंदर में भी वो लगातार डिवीजन कर बेबी बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो इसके लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं कि शरीर के बाहर प्रखनली में होने वाला उपापचय क्रियाएं वो लिविंग थिंग है नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है। उपापचय जो क्रियाएं मतलब वो जो मेटाबॉलिज्म, वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है ना, अभिक्रिया, उपापचय अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, वरना क्रियाएं से क्रियाएं, अभिक्रियाएं, जो अभिक्रियाएं हैं, जो उपापचय अभिक्रियाएं हैं, वह क्या है? वो लिविंग थिंग, वो सजीव है। सॉरी, वो सजीव नहीं है। जो वह प्रखनली, ये प्रखनली जैसे देखिए, ये जैसे कि आइसोलेटेड है ना, ये है ना, तो इसमें ये जो अभिक्रियाएं हो रही है, अच्छा यहाँ ऐसे दिख जाएगा, हाँ देखिए ये क्या है? प्रखनली है। प्रखनली में ये क्या है कि अभिक्रिया हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ये आइसोलेटेड है, बॉडी से बाहर है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो टोटल का टोटल सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इसको ये सिस्टम टोटल ये सिस्टम नॉन लिविंग होगा। ये टोटल सिस्टम को कहेंगे नॉन लिविंग। बट निश्चित ही ये जो रिएक्शन है, ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, अभिक्रिया जो हो रही है, जिसमें हो रही है, परंतु निश्चित ही क्या लिविंग रिएक्शन है। जो रिएक्शन हो रहा है क्या वो लिविंग होगा, वो ये लिविंग होगा। याद समझ में आया कि नहीं? फिर से बात समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये जो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी होगा ना, वही चीज पूछने का ज्यादा चांस होता है। जो सा एक्सेप्शन होता है वो पूछने का चांस ज्यादा होता है। तो शरीर के बाहर प्रखनली में होने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जिस प्रखनली को बोलेंगे, अच्छा ये प्रखनली लिविंग है? नो, दिस प्रखनली इज नॉट लिविंग, बट इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, समझिए, इसके इस प्रखनली के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम बोलेंगे लिविंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे? लिविंग रिएक्शन। ये है लिविंग रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन होगा लिविंग, बट सिस्टम जो है वो क्या होगा? और नॉन लिविंग होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? इसमें कुछ बनेगा, इसमें बनेगा, ये जो होता है एनाबॉलिक रिएक्शन उसमें बनता है, निर्माणकारी है। और कैटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है? ये विनाशकारी है। कैटाबॉलिज्म
निश्चित रूप से क्या विनाशकारी, मतलब इसमें ब्रेक डाउन होता है, इसमें टूटेगा, ये क्या होगा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये निर्माण करता है और ये ब्रेक डाउन करता है। एनाबॉलिज्म निर्माण करता है और कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैटाबॉलिज्म, हाँ। तो क्या करते हैं ये इसमें क्या होगा निर्माण होगा, इसमें कुछ निर्माण होगा और इसमें कुछ ये क्या होगा टूटेगा, ब्रेक डाउन, ये क्या होगा ब्रेक डाउन, इसमें टूटेगा, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए ये है तो ये क्या होगा छोटा छोटा भाग में टूटेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें कुछ छोटे छोटे चीज मिल करके क्या होगा एक बना, एक दूसरे का अपोजिट है बस, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो ये समझ गए ये क्या है डिफाइनिंग फीचर, ये विशिष्ट लक्षण है सजीवों के। अब बात आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संरचना। निश्चित रूप से कोशिकीय संरचना है तो लिविंग है, कोशिकीय संरचना है तो लिविंग है, याद रखिएगा, ठीक है। लिविंग का सबसे बड़ा और एकदम डिफाइनिंग फीचर याद रखिएगा कोशिकीय संरचना, बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो सभी सजीव जितने भी सजीव हैं वो कोशिका, ठीक है, कोशिकाएं तथा उसके मिलने से बनती है। कोशिका क्यों बोला मैंने कोशिका, क्योंकि एक कोशिकीय भी होते हैं, कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं उनके मिलने से क्या होती है बनती है। तो ये क्या है, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। कोशिका मतलब हो सकता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय भी हो सकती है, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कोशिका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर, बात समझ में आ गई। अब एक कंसिस्टेंस, ये समझ में आ गया, कोशिका है उसमें तो वो क्या है लिविंग है, बात खत्म, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंसिस्टेंस, चेतना। क्या चेतना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। देखिए जो नेचर है उसके प्रति क्या है संवेदनशीलता उसमें, ठीक है। प्राकृतिक कारकों के प्रति प्रतिक्रिया, जो प्राकृतिक कारक है आसपास जो घटनाएं हो रही है उसके प्रति वो क्या करेगा प्रतिक्रिया अपना देगा, तथा तथा क्या करेगा अनुकूलन करेगा। अनुकूलन मतलब एडेप्टेशन करेगा। गर्मी है तो जैसे मुझे स्वेटिंग हो रही है तो अभी भी हो रही होगी, क्या होगी पसीना आएगा, एडेप्ट करेगा मतलब पंखा चला लूंगा जैसे पसीना आने के एक प्रकार का एडेप्टेशन है, ताकि ये क्या हो ये पसीना सूखेगा तो अपने साथ गुप्त उष्मा को लेकर के जाएगा, वैसे हमारा जो शरीर वो क्या होगा ठंडा, क्योंकि गुप्त उष्मा लेगा तो शरीर को उष्मा लेकर के ऊर्जा यानी उष्मा लेकर के वो निकल जाएगा, और उससे क्या होगा मेरा जो शरीर है वो क्या हो जाएगा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का एडेप्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ कि हाँ एडेप्टेशन उसमें होगा, जैसे आपने देखा होगा सांप को क्या होगा देखा होगा ठंड में वो जल्दी निकलता नहीं हुआ, ये प्रकार का एडेप्टेशन है वो अंदर ही रह जाएगा, इतना अपने अंदर अपने जो मेटाबॉलिक रिएक्शन उसको इतना लो कर देगा कि जितना खाया पिया है उसी से काम चला रहा होगा बेचारा को, ठीक है। तो इसी तरह प्रकार के एडेप्टेशन हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, हमारा चैप्टर ही आएगा पूरा एडेप्टेशन के लिए, तो वो हाँ उससे पूछा जाता है एडेप्टेशन किस प्रकार के किस में होता है, ठीक है। तो क्या होगा कंसिस्टेंस में क्या आता है प्राकृतिक संवेद जो प्राकृतिक नेचर है उसके प्रति उसमें संवेदनशीलता होगी, प्राकृतिक कारणों के प्रति वो क्या प्रतिक्रिया करेगा, वो जो भी नेचर उसके प्रति ठंड करेगा, ठीक है। और गर्मी होगा तो उतरते करता रहता है, वो क्या करता है गर्मी को निकाल रहा है, वो भी एडेप्टेशन है। गर्मी का तो उसके अंदर का देखिएगा करेगा तो उसे जीव से भाप निकलता है, उससे उसका शरीर जो ठंडा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है भैंस को देखिएगा पानी में नहाता रहता है, ठीक है, वो अपनी गर्मी को से वो करने के लिए क्या के साथ गर्मी से कम आउट उससे बाहर निकलने के लिए करता है, तो क्या और अनुकूलन एडेप्टेशन करता है, तो क्या करता है यही चेतना कहलाती है, ये क्या है चेतना है उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए और यह क्या है यह एक विशिष्ट लक्षण है, यह क्या है यह एक विशिष्ट लक्षण है। तो हमारे पास जो विशिष्ट लक्षण है जो डिफाइनिंग फीचर है कौन सा है मेटाबॉलिज्म, और कौन सा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शसनेस, ठीक है, ये क्या है डिफाइनिंग फीचर है। सो अब हम आते हैं लिविंग का फाइनल डेफिनेशन देने के लिए।
ठीक है, तो फाइनल डेफिनेशन क्या होगा अपन जो लिविंग है हम लोग के लिए, तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सजीव प्राणी है, ठीक है, कैन बी कंसीडर्ड एज, उसको कैसा माना जा सकता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्या होगा, सेल्फ, याद रखिएगा ये हमने सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब स्वयं प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट मतलब अपना रेप्लिकेट बनाएगा, ठीक है, और इवॉल्विंग मतलब उद्विकास करेगा, इवॉल्व करेगा, अंदर से जैसे हम बन गए इंसान, आप बन गए इंसान, ऐसे ही ये क्या है कि इसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम इंसान नहीं रुके हुए, लगातार नथिंग इज स्टैटिक इन दिस यूनिवर्स, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, इवोल्यूशन भी चल रहा है, हम सब भी इवॉल्व होए जा रहे हैं, पहले आदमी काफी लंबे लंबे होते, तब फिर छोटा छोटा हाइट होने लगा है, ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय लोग दिमाग को इस्तेमाल कर सर था बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा साइंटिस्टों का कहना है, तो क्या उद्विकास, इवॉल्व, वो इवॉल्व होगा, ठीक है, और सेल्फ रेगुलेट, खुद को रेगुलेट करेगा, ठीक है, गर्मी आएगा मुझे खुद पसीना आएगा, ठंडा आएगा हम करते नहीं है, खुद हो रहा होता है, ठंडा में नाम नींद करते हैं करके जा रहे होता है, खुद वो खुद हो रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या है कि सेल्फ रेगुलेटिंग होगा, इंटरेक्टिव सिस्टम होगा, इंटरेक्ट करेगा, ऐसा नहीं किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्ट भी करेगा, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक्सटर्नल स्टिमुली के साथ केपेबल है, वो रिस्पॉन्स करेगा, बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक सवाल आता है, आप सोचिए, खुद ही क्वेश्चन आता है कि कोमा में कोई आदमी है जो कोमा में है, ठीक है, जानते हो कि आदमी कोई कोमा में चला जाता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता है, तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, पता, वह लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बताइए, जो आदमी कोमा में चला गया है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, डिफाइनिंग फीचर देखना होगा, ठीक है, क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म सही में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उसके शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, पहला बात, दूसरा बात क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, उसके बॉडी में सेल है कि नहीं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, है ना, सेल का बना हुआ है ना, उसके बॉडी का सेल जिंदा, तभी तो जिंदा है, नहीं तो वो निकल गया होता, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सिर्फ एक चीज नहीं आ पाता, उसमें कंसिस्टेंस नहीं होता, उसे सुई चुभो दो, कुछ चुभो दो, कंसिस्टेंस नहीं आ पाता, ठीक है, नहीं होता उसमें, लेकिन ये दोनों चीज है ना, तो वो लिविंग है, ठीक है, वो लिविंग है, और जैसे बाहर कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको रख देंगे उसमें पसीना ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं, वो सब थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है, टोटल कंसिस्टेंस एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंस नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसका मतलब उसको बोल देंगे नॉन लिविंग, ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ कंसिस्टेंस, कुछ चेतना होती है उसमें, ठीक है, तो कुछ चेतना मतलब पसीना वसीना थोड़ा बहुत आएगा उसको, गर्मी में पूरा रख दोगे तो वो खुद नहीं पी पाएगा, पर वो खुद ऐसा नहीं कि वो उसको वहाँ बगल में पूरा आग जोड़ दिए हैं, आग जोड़ दिए मतलब आग का अलाप जो होता है, अलाप लगा दिए हैं गर्मी के दिन में, तो उठ के भागे नहीं, ये थोड़ा पसीना तो आएगा उसमें, तो कुछ तो उसका बॉडी रिस्पॉन्स किया है ना, ठीक है, तो यही है, तो वो क्या होगा, कोमा पर आदमी भी लिविंग है, उसको नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब लिविंग और नॉन लिविंग की बात आ रही है तो याद रखिएगा वायरस के बारे में, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, तो ये हमारा जो था लक्षण वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, वो कंप्लीट हो गया है, और अपन अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी सवाल पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर आपने लेना है इसमें से कुछ, क्या लेना, इसको समझना था, इसमें से कुछ स्क्रीनशॉट लेना नहीं था, फिर भी मैं 1 सेकंड के लिए इधर आया, ले लिया, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको, कुछ चीजें, कि आप मेरे को
लाइफ कोच अभिजीत, इस पे डायरेक्ट आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आप मेरे से मिल सकते हैं, सीधा सवाल कर सकते हैं। मैं खुद इंस्टाग्राम ना चलो मैं भी चलाता हूँ, मेरा दोस्त भी देखता है, मतलब दूसरा मतलब मेरा जो टीम है वो भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बट मैं दिन में खुद से 2 से 3 बार इंस्टाग्राम पे जोड़ आता हूँ। आपके जो भी सवाल होंगे आप यहाँ मुझसे कीजिए, डायरेक्ट पूछिए, मैं डायरेक्ट आपको वहाँ भी जवाब दूंगा, और उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आपको अपना नाम नहीं बताना तो लिख दीजिएगा कि सर मेरा नाम मत बताना, और नाम बताना है तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ मेरे से एजुकेशन से सवाल होगा तो ई लिख करके आगे बढ़ जाइएगा, ई लिख करके फिर डॉट मतलब अपना जो भी लिखना डाल दीजिएगा। ई से पता चले एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है तो ऊपर में एच डाल दीजिएगा। ऐसे भी पढ़ूंगा ही तो मैं पता चल ही जाए, ठीक है। लेकिन इससे पता चला मुझे थोड़ा अलग अलग करके वीडियो बनाने में अच्छा रहेगा कि एजुकेशन मैं खुद बनाऊंगा। लाइफ कोच वाला जो हो गया, लाइफ से रिलेटेड जो होगा तो एल आप अगर लिख देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ये दोनों तो मैं खुद ही बनाऊंगा, हालांकि ये भी मैं ही बनाऊंगा, बट मैं अगर ऐसे कुछ सवाल क्वेश्चन होंगे, ऐसे कुछ सवाल होंगे तो मैं खुद जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादातर ये सवाल डॉक्टर जो हैं उनके पास जाएगा, उनसे वीडियो बनाया जाएगा, उनके द्वारा जवाब लिया जाएगा, फिर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर बहुत जरूरी होगा, ऐसा कुछ खास होगा हमें लगेगा तो हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, नंबर लेंगे, हमारे यहाँ तक वो कॉल जाएगा और आपको बताया जाएगा, उसके बाद में समस्या का निदान किया जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे से यहाँ जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है इंस्टाग्राम का लिंक। ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जिंदगी को कुछ ऐसे बनाइए कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे।